6 का आई निकालते हैं। K4 FeCN6 का हम आई निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे टूटेगा? 4K प्लस FeCN6 4 माइनस, तो फिर वही कहानी, इनिशियल मोल कितना ले लें इसका 1, तो ये 0 और 0, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा मान लो, तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो अगर देखो, अगर ये 1 मोल टूटता तो पोटेशियम 4 मोल बनता, तो ये अल्फा मोल टूटा है तो ये 4 अल्फा बनेगा। ये 1 मोल टूटता तो ये 1 मोल बनता, तो ये अल्फा टूटा है तो ये अल्फा बनेगा। तो आई हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाई 1। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल हो गया, तो जो आई आ गया वो 1 प्लस 4 अल्फा आ गया। अपने को आई ही तो चाहिए, सो आई इक्वल टू 1 प्लस 4। अल्फा दिया है 50%। 50% अल्फा का मतलब मैंने बताया है 50 अपॉन 100 यानी 0.5, तो ये हो गया 0.5। सो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? आई की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 4 और ये है 20 2, तो ये आ गया आपका, आई की वैल्यू आ जाएगी 3। आई की वैल्यू आ जाएगी 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 1 3, आई की वैल्यू आ गई 3। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब तो कुछ रह ही नहीं गया यहाँ पे। 1/10 0.0821 इंटू 300 और आई आ गया 3। बस सॉल्व करके खत्म कर दो, आंसर आपका आएगा 7.308 एम, यानी आपका 7.5 वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? समझा? चल, बहुत बढ़िया। इसी तरह के बेटा क्वेश्चन आते हैं, कभी आई निकालना पड़ जाता है, कभी अल्फा निकालना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, बाकी भैया आप करते रहिए क्वेश्चन। मैं पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ा दिया हूँ, कुछ छोड़ा नहीं हूँ। बाकी अब आपका काम है, आप क्वेश्चन करिए खूब सारे। बोला अ सॉल्यूट ए टेट्रामराइजेस, एक सॉल्यूट ए है जो टेट्रामराइज हुआ, टेट्रामराइजेस इन वाटर अप टू 80%, अप टू 80%। अब 80% दे दिया, दिमाग में अपने आप अल्फा तुम निकाल लो, 0.8 है इसका मतलब, ठीक है। अब टेट्रामराइज हुआ है, इसका मतलब ये डिग्री ऑफ एसोसिएशन दिया है, ठीक है। फिर क्या बोला? इफ 2.5 ग्राम ऑफ ए in 100 gram water produce, in 100 gram water produce depression in freezing point, depression in freezing point, depression in freezing point of 0.3 डिग्री सेल्सियस और KF फॉर वाटर दिया 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए। आसान सा क्वेश्चन है भैया। देखो क्या बोला, सॉल्यूट ए जो है टेट्रामेराइज हुआ, यानी 4A मिलके A4 बन गया, ठीक है। क्या बोला आपसे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा कितना है? 80%। 2.5 ग्राम ए को 100 ग्राम वाटर में डाला, यानी अगर मैं बोलूं तो WB क्या दिया? वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यही तो मुझे निकालना है,
मास ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, पानी क्या दिया 100 ग्राम, और आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ भी बता दिया 0.3 डिग्री सेल्सियस डिप्रेशन। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ ए, तो फार्मूला क्या होगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या हम पूरा फार्मूला क्या दिए थे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, और साथ में इंटू वाइंट ऑफ फैक्टर भी होगा। ठीक है, तो देखो के बी अपने को गिवन है, डब्ल्यू बी गिवन है, 1000 तो 1000, मास ऑफ सॉल्वेंट 100, ये सब गिवन है, डेल्टा टीएफ भी गिवन है। आपको एम बी कैलकुलेट करना है, डेल्टा टीएफ कितना है 0.3, के बी 1.86, डब्ल्यू बी कितना दिया है 2.5 ग्राम, एम बी अपने आप को निकालना है 1000 तो 1000, डब्ल्यू ए दिया है 100 इंटू आई। बस एक बार आई अगर मिल जाता तो हम निकाल लेते फटाक से, क्या कहते हैं एम बी। आई कैसे निकलेगा भाई, चलो इक्वेशन बनाऊं, इनिशियल मोल इसका 1 मानू तो ये 0, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा मान लू तो ये कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा, 4 से 1 बन रहा है तो अल्फा से अल्फा बाई 4 बनेगा। तो आई अगर निकालो तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 4 डिवाइड बाई 1 टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर, तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 1 माइनस 4 अल्फा प्लस अल्फा 1 माइनस 3 अल्फा बाई 4, ये आ गया। तो 1 माइनस 3 अल्फा कितना दिया है 80% यानी 0.8 डिवाइड बाई 4, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.4, तो आई की वैल्यू आ गई 0.4। बस अब क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ जहां आई लिखा है यहाँ 0.4 लिख दो, 0.4, और यहाँ से एम बी कैलकुलेट कर लो, 62 ग्राम पर मोल आ जाएगा एम बी। समझ में आया क्या, जो सुबह पढ़ाया हूं बेटा उसी का एप्लीकेशन चल रहा है कि आप कैसे कैसे आई अल्फा में खेलोगे। आया समझ में, चल अब बात करते हैं, अगला टॉपिक इसी वाइंट ऑफ फैक्टर में ही है बेटा, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। जरा इसको भी देख लो, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, देखो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की बढ़िया फील कब आती है, जब हम एसोसिएशन वाला केस लें, तब आपको बढ़िया फील आ जाएगी एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का। जैसे समझो मैं एसोसिएशन वाले से ही समझाऊंगा, क्योंकि डिसोसिएशन वाले से उतनी अच्छी फील नहीं आती एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का, एसोसिएशन से फील अच्छी आएगी। देखो जैसे याद करो, हमने 2 मोल एसिटिक एसिड को जब हमने बेंजीन में डाला तो ये बेटा क्या हो गया, ये डाइमराइज कर गया, 2 मिलके 1 हो गए। कभी कभी तो एंट्रेंस में केवल यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, व्हाई एसिटिक एसिड इज डाइमराइज, तो उसका आंसर आता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये देखो, तो अगर समझो दिमाग लगाओ बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं भाई एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, तो भाई मोलर मास तो एसिटिक एसिड का होगा 60, मोलर मास तो एसिटिक एसिड का होगा क्या 60 ग्राम, और इस मोलर मास को हम बोलेंगे नॉर्मल मोलर मास जो होता है उसका। लेकिन सोचो सॉल्यूशन में अगर मैं हाथ डाल के अंदर से निकालूंगा तो मुझे तो मेरे हाथ में तो ये वाला मॉलिक्यूल आएगा ना, फील लो जरा, सॉल्यूशन में हाँ हाथ डाल के जब डालूंगा तो मेरे हाथ में ये वाला मॉलिक्यूल आएगा, और इस मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पे 120 ग्राम का मॉलिक्यूल है, ये तो डाइमर बन गया ना, ये तो डाइमर बन गया। इसका मतलब इसका मास कितना है 120 ग्राम, और इस मास को बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। तो इसके इस एबनॉर्मल मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास के हिसाब से आई कैसे निकाला था, ये फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो आप खुद समझो ना बेटा, आपने एसिटिक एसिड का 2 मोल डाला
पानी में, और सॉरी बेंजीन में, और अंदर जाके दोनों एक हो गए। तो अगर सोचो मैं आपसे बोलूं भैया एसिटिक एसिड का मोलर मास, बोलो सर 60, आप हाथ डाल के निकालो सर 60 ग्राम का मॉलिक्यूल मिलना चाहिए। लेकिन जब हमने हाथ डाल के निकाला हमारे हाथ में पूरा का पूरा डाइमर आया जो काफी भारी लग रहा था। मैं कहा नहीं यार तुम तो झूठ बोल रहे हो, एसिटिक एसिड 60 ग्राम का होता है, तो ऐसा लग रहा है इसका डबल वेट का मॉलिक्यूल मेरे हाथ में पड़ा है। क्यों? क्योंकि दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर गए हैं, तो आपके हाथ में ये आ रहा है, डाइमर आ रहा है जिसका मास ज्यादा है, इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। तो अगर बताओ अगर मैं इसका आई निकालूं, देखो अभी आई कैसे निकालूंगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन तो 1 मोल मिला, और बिफोर एसोसिएशन कितना था, 2 मोल था, आपने 2 मोल डाला था, तो आई की वैल्यू आती है 1/2 बराबर। अब इसी से देखो मैं आई का फॉर्मूला अलग बनाने चल रहा हूं। एक बात बताओ, आई की वैल्यू 1/2 कब आएगी, जब 60 को 120 से डिवाइड मारूं या 120 को 60 से डिवाइड मारूं। आई होप जब 60 डिवाइड बाई 120 करूंगा तभी 1/2 आएगा। 61 जा 60, 62 जा 120। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ठीक है, 60 डिवाइड बाई 120 तभी बेटा 1/2 आएगा। इसका मतलब खुद बताओ, अगर आई 1/2 आया है तो पक्का 60 अपॉन 120 किया होगा। तो 60 कौन सा मास है, नॉर्मल मोलर मास। 60 कौन सा मास है, नॉर्मल मोलर मास है। ठीक है, और 120 कौन सा मोलर मास है, एबनॉर्मल मोलर मास है। तो ये देखो आई का नया फार्मूला पैदा कर दिया आपके सामने मैंने, एबनॉर्मल मोलर मास। ये भी आई का एक फार्मूला हो गया, और एकदम कैसे निकाल दिया, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से बता दिया कि आई का ये फार्मूला भी कैसे बन गया, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। समझ में आ गया कि नहीं? इसी से फील ज्यादा अच्छी आती है, डिसोसिएशन से फील अच्छी नहीं आएगी। डिसोसिएशन में भी आई का फार्मूला यही बनेगा, नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल। ठीक है, समझ में आया आई का ये नया फार्मूला, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, अरे बाबा देखो हमने जब 2 मोल एसिटिक एसिड को डाला, वो जाके बेंजीन में जाके वो 1 मोल हो गया, डाइमराइज कर गया। तो अगर कोई बेंजीन के अंदर हाथ डाल के एसिटिक एसिड निकालेगा तो उसको लगेगा नहीं यार 60 ग्राम का तो मॉलिक्यूल होना चाहिए, बट ये तो 120 ग्राम का मॉलिक्यूल है, ज्यादा भारी लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलके एक हो गए हैं, तो यहाँ डाइमर बन गया है। तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर। आफ्टर एसोसिएशन कितने मोल है, कितने मोल है, ये 1 ही मोल तो है, और बिफोर एसोसिएशन कितना था, तुमने 2 मोल मिलाया था, तो आई आ गया 1/2। जरा मास से कंपैरिजन बताओ कि कैसे 1/2 आएगा, जब 60 को 120 से डिवाइड मारूंगा तभी तो 1/2 आएगा, और 60 ग्राम को मैंने नॉर्मल मोलर मास माना है और 120 ग्राम को एब नॉर्मल मोलर मास माना है। इसका मतलब आई का फॉर्मूला एक बन गया नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब नॉर्मल मोलर मास। समझ में आ गया? बोलिए। और जो देखो जो जो एबनॉर्मल है, आपको पता है जो एबनॉर्मल है यही क्या है, ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बहुत ध्यान समझो बेटा, जो एबनॉर्मल है वो क्या है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, और जो नॉर्मल है वो क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास। वो क्या है, कैलकुलेटेड मोलर मास। इसका मतलब अगर मुझे मोलर मास के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला बनाना है आई का, मेरी बात समझना बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखो आई का सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या था, मेरी बात समझते चलो बट आराम से। आई का बेसिक फॉर्मूला टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, सारे फॉर्मूले को समझो, या फिर एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। ये एक बेसिक फॉर्मूला था इसका। और अपने को पता है बेटा कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन होता है भाई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और बिफोर डिसोसिएशन का मतलब
कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो आई का फॉर्मूला एक बन जाएगा ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सुबह भी प्रूफ करके बताया था, अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि भैया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर जो आफ्टर डिसोसिएशन है ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और बिफोर डिसोसिएशन आपका कैलकुलेटेड है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एक्सपेक्टेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और आई का एक फार्मूला मोलर मास के रिस्पेक्ट में क्या बना, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास हम 1/2 से आपको प्रूफ करके बता दिए। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है ना बेटा, अगर कोई भी देख लो तुम, जैसे मैं डेल्टा टीबी की बात करूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होता है केबी इंटू मोलैलिटी, और मोलैलिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ना भाई मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है मास अपॉन मोलर मास। तो आप खुद देखो कोई भी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगा बेटा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर बोलो जो ऑब्जर्व्ड है, जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास के रिस्पेक्ट में लिखूं, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। भैया देखो समझो, ये जो नॉर्मल है ये कैलकुलेटेड ही तो है राजा, ये नॉर्मल जो है कैलकुलेटेड ही तो है बाबू, एबनॉर्मल जो है वही तो ऑब्जर्व है भैया, एक्सपेरिमेंट वाला ऑब्जर्व। तो क्या इस फॉर्मूले के मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि कैलकुलेटेड मोलर मास, भैया नॉर्मल ही तो कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व मोलर मास। भैया जो नॉर्मल है वही कैलकुलेटेड है, जो एबनॉर्मल है वही ऑब्जर्व है, तो कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास। बताओ समझ में आया कि नहीं। या नॉर्मल अपॉन एबनॉर्मल याद रखो, दिमाग में समझ लेना कि नॉर्मल का मतलब कैलकुलेटेड, एबनॉर्मल का मतलब ऑब्जर्व, ठीक है, समझा। चलिए आइए अब दो तीन बातें और देख लीजिए भैया। जो वेपर प्रेशर होता है, देखो मैं रिलेटिव लोअरिंग वोरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, केवल वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूं। वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट मिलाने से वेपर प्रेशर में कमी आती है, तो अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन याद करो सॉल्यूट मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। फ्रीजिंग पॉइंट घटता है तो फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होगा। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। कंसंट्रेशन ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम, कंसंट्रेशन ज्यादा तो क्योंकि गाइस सॉलिड मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता था, तो सॉलिड मिलाओगे नहीं कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा, बढ़ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ गया सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। चलिए जरा अच्छे से समझिएगा लास्ट टॉपिक। solubility of gases in liquid, गैस को आपको लिक्विड में डिसॉल्व करना है। चलो पहले ये टॉपिक कहां से आएगा ये बाद में बताऊंगा, हेनरीज लॉ। पहले बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी।
सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, यूनिट वॉल्यूम सॉल्वेंट में आप एक फिक्स टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे कितना मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो कि सैचुरेशन आ जाए, उससे ज्यादा डिसॉल्व ना हो, उसको सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट in gram present in unit volume of solvent, present in unit volume of solvent, unit volume of solvent of a unit volume of a particular solvent, क्योंकि सॉल्वेंट चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाती है, पर्टिकुलर सॉल्वेंट at a given temperature and pressure, टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करने से भी सॉल्युबिलिटी चेंज होती है, गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी किसी भी फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 लीटर सॉल्वेंट में आप मैक्सिमम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को देखो एक्सप्रेस करने के जो तरीके होते हैं ना, या तो मैं सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करता हूं ग्राम पर लीटर में, या तो मोल पर लीटर में। यहाँ पे आप एक नया तरीका भी सीखोगे, देखो ये तो सॉलिड ओलिड के लिए होता है, लेकिन जब गैस लिक्विड में घुलती है ना, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, ना तो उसको ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ना मोल पर लीटर में। फॉर गैस के लिए, अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है तो उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का, गैस की सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। भाई सीधी सी बात है, जरा इसको समझो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड, ये गैस को, गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में एक्सप्रेस करने का तरीका होता है। यानी गैस को लिक्विड में हम ना तो ग्राम पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, ना मोल पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं, हम उसको मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। यानी सीधी सी बात है बेटा, अगर जिस भी गैस का मोल फ्रैक्शन जिस लिक्विड के अंदर ज्यादा होगा, इसका मतलब उस गैस के मोल उस लिक्विड में ज्यादा है, और अगर गैस के मोल लिक्विड में ज्यादा है, यानी मान के चलेंगे उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। भाई अगर लिक्विड के अंदर किसी गैस का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब उस गैस के मोल ज्यादा रहे होंगे ना लिक्विड के अंदर, तभी उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा आ रहा है। तो अगर गैस का मोल ज्यादा है तभी उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और किसी भी लिक्विड में गैस का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हम मान के चलेंगे वो गैस उस लिक्विड में उतनी ज्यादा डिसॉल्व है। ठीक है, चलो फिर आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, ये सब तुमने 7th 8th 9th क्लास में पढ़ा होगा यार। फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। अपने को पता है बेटा लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसे मान लो मेरा सॉल्वेंट अगर पोलर है, पोलर सॉल्वेंट में पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट प्लस पोलर सॉल्यूट, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ ज्यादा होगी, जैसे NaCl वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट ही डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, अब तुम NaCl को, जो कि एक पोलर सॉल्यूट है, और उसको अगर तुम्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड में डालोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो पोलर पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में घुलेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। दूसरा फैक्टर सॉल्युबिलिटी का है टेम्परेचर, इसको भी बेसिक आइडिया बता देता हूं आपको। जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तब सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन बनने की प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, मान लो ये सॉल्यूशन बनने की प्रक्रिया एंडोथर्मिक है, तो अगर एंडोथर्मिक है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे डिसोल्यूशन कराने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा,
ये अगर सॉल्यूशन का बनना एंडोथर्मिक है, इसका सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बनाने के लिए हीट आपको देना पड़ेगा। और आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा कि अगर कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होती है। तो अगर यहाँ मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी। इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। इन एंडोथर्मिक प्रोसेस, in endothermic process, on increasing temperature solubility increases. On increasing temperature solubility increases. लेकिन अगर मान लो यही सॉल्यूशन बनने की प्रक्रिया अगर एक्सोथर्मिक होती, एक्सो का मतलब खुद ही हीट रिलीज हो रही है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, अगर कोई भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो रिएक्शन बैकवर्ड आती है। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन बनने की प्रक्रिया एक्सोथर्मिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी अगर ये एक्सो होगी। अगर आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर कोई भी रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो फॉरवर्ड शिफ्ट होती है, और कोई भी रिएक्शन अगर एक्सोथर्मिक होती है तो टेम्परेचर शिफ्ट करने से वो बैकवर्ड। क्योंकि देखो अगर ये रिएक्शन एक्सो होगी ना तो भैया इस डायरेक्शन में अगर वो एक्सो है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में वो एंडो होगा ना, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, रिएक्शन बैकवर्ड शिफ्ट होती है। तो अगर सॉल्यूशन बनने की प्रक्रिया एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर वो एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। समझ में आ रहा है? चलिए मैं ये बता रहा हूँ बेटा कि अगर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है डिपेंड करेगा कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है हीट रिलीज हो रही है या हीट देना पड़ता है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के लिए आराम से नहीं मिल रहे हैं लेकिन तुमको हीट तुमने दिया तो मिल गए, डिसॉल्व हो गए, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में भाई, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है यार, वो रिएक्शन जो टेम्परेचर देने से प्रमोट होती है ना, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनता है। तो अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है इसका मतलब हीट देने पर ये रिएक्शन होगी, इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सॉल्यूशन बनेगा, इसका मतलब सॉल्यूट उस सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व होगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन बेटा एक्सोथर्मिक होगी, इसका मतलब इस सॉल्यूशन के बनते समय हीट रिलीज हो रही है, तो जब खुद ही हीट रिलीज कर रहा है तो टेम्परेचर क्यों बढ़ा रहे हो आप? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आ जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ में आया? इसके लिए ली चैटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए आपको, 11th का केमिकल इक्विलिब्रियम। समझा बेटा? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जो पहला हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, दूसरा हो गया आपका टेम्परेचर। अब तीसरा फैक्टर जो है वो है प्रेशर, और यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के लिए, क्योंकि यहीं से निकल के आएगा जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड प्रेशर से ही आपको फील आएगी। तो एक बात समझो बेटा, प्रेशर की अगर बात करूं तो यार प्रेशर बढ़ा के सॉलिड अगर सॉल्यूट है या लिक्विड सॉल्यूट है बेटा, तो उसकी आप सॉल्युबिलिटी अगर देखो, अगर मेरा सॉल्यूट सॉलिड है, अगर मेरा सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, और या तो मेरा सॉल्यूट कैसा है, लिक्विड सॉल्यूट है, तो अपने को पता है यार लिक्विड और जो सॉलिड होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, हाईली कंप्रेसिबल, मतलब कि इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते बहुत ज्यादा। भाई प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या, कि सॉलिड पे तुम प्रेशर लगा रहे हो उसका शेप चेंज हो जाए जिससे उसकी सॉल्युबिलिटी चेंज हो जाए। सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल नहीं होते, इसलिए प्रेशर बढ़ा के आप इनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा घटा नहीं सकते। तो अगर मेरा सॉल्यूट सॉलिड है या लिक्विड है तो तुम प्रेशर बढ़ा के या प्रेशर घटा के इनकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि भैया प्रेशर बढ़ाने घटाने
का मतलब है इनका शेप चेंज कर देना, ठीक है। लेकिन सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं ऑलमोस्ट उनको आप बहुत ज्यादा कंप्रेस कर ही नहीं सकते। जब बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, तुम लाख प्रेशर बढ़ाओ, जब उनका साइज ही नहीं चेंज होगा, वो कंप्रेस ही नहीं होंगे, तो उनकी सॉलिबिलिटी ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो सॉलिड अगर आपका सॉल्यूट है या लिक्विड सॉल्यूट है, तो उनमें तुम प्रेशर को बढ़ा के या घटा के सॉलिबिलिटी को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा सॉल्यूट गैस है, और अपने को पता है गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, गैस तो बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है। पिस्टन लगा के गैस को दबा के वॉल्यूम वगैरह कम कर सकते हो तुम। तो इसीलिए गैस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, उसका कंप्रेशन हो सकता है। इसीलिए प्रेशर लगा के गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में इंक्रीज किया जा सकता है। ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड सॉल्यूट के लिए प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं सॉल्युबिलिटी पे। लेकिन अगर मेरा सॉल्यूट गैस है, तो गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होती है, तो उसको कंप्रेस करके प्रेशर उस पर बढ़ा के उसको और भी डिसॉल्व लिक्विड में किया जा सकता है, ठीक है। और यहीं से पॉइंट निकलता है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, कोई भी गैस उतनी ज्यादा लिक्विड में घुलेगी। तो यहां से स्टेटमेंट बनता है, मेरी बात सुनना, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस in any liquid, in any liquid is directly proportional to, is directly proportional to, directly proportional to mole fraction of same gas above the liquid। जरा बात समझना, यही है हेनरीज लॉ। मोल फ्रैक्शन ऑफ, हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको, हेनरीज लॉ पे हम फोकस कर रहे हैं। हेनरी ने यही बताया था कि कैसे प्रेशर को बढ़ा के आप सॉल्युबिलिटी को, गैस की सॉल्युबिलिटी को लिक्विड में चेंज कर सकते हो। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सेम गैस अबव द लिक्विड। अब इस बात को समझना, यहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो फील नहीं ले पाते इसका, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड, सपोज करो बेटा आप लोग यस इज इक्वल टू, सॉरी मोल फ्रैक्शन मैं बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ सेम गैस अबव द लिक्विड, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेम गैस अबव द लिक्विड। मतलब कहने का भाई, सर आप बोलो सर आपने प्रेशर क्यों नहीं बोला, आपने पार्शियल प्रेशर क्यों बोला। अरे बेटा मान लो ये लिक्विड सरफेस है, हाँ ये लिक्विड है आपका, ये लिक्विड है। अब यहाँ पे हो सकता है ऑक्सीजन गैस भी है एयर में, नाइट्रोजन गैस भी एयर है में है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी एयर में है। तो अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी नाइट्रोजन यहाँ कितनी घुलेगी, तो भाई अगर एक से अधिक गैसेस हैं, तो आपको यहाँ टोटल प्रेशर थोड़ी देखना होगा। टोटल प्रेशर तो ऑक्सीजन भी डाल रहा होगा, नाइट्रोजन भी डाल रहा होगा, CO2 भी डाल रहा होगा, उसमें से नाइट्रोजन का प्रेशर कितना है, वो पार्शियल प्रेशर हुआ ना। तो कोई भी गैस किस लिक्विड में कितना घुलेगी, ये डिपेंड करता है कि वही गैस लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। जो गैस लिक्विड सरफेस के ऊपर जितना ज्यादा प्रेशर डाल रही होगी, वही गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में ज्यादा होगी। अगर इन तीनों मान लो, सपोज करो ऑक्सीजन का मान लो पार्शियल प्रेशर मान लो है, सपोज करो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है मान लो 2 atm, ऑक्सीजन इस लिक्विड सरफेस से 2 atm का प्रेशर डाल रहा है। नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मान लो है 1 atm और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.2 atm। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका है, ऑक्सीजन, यानी इस लिक्विड में ऑक्सीजन ज्यादा घुलेगी। अब जरा इस पॉइंट को समझो कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी गैस इन एनी लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ सेम गैस अबव द लिक्विड।